सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन डिफाइन कराया था। प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस। इस प्रोसेस पे अपन क्या देते हैं? इनपुट। इनपुट्स का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किस में देंगे? तो रिलीज क्या होगा? आउटपुट में क्या होगी? वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी आउटपुट में क्या होगी? यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडक्शन तीन टाइप की होती है। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। सर टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस। एवरेज प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन पर यूनिट। फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लास्ट मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब था चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। इसके दो फॉर्मूले थे। अगर यूनिट्स 1 के गैप पे है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अगर 1 से ज्यादा के गैप पे, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा। फिर मैंने आपको बताया था बेटा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में, इनपुट एंड। फिर यहाँ पे पॉल सैमुअल्सन भैया आए, उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप है जहां पे अपन मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट करें। यहां तक क्लियर है? प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का था? दो। एक था शॉर्ट रन, एक था शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज, और इतना कम टाइम होता है कि कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स, और बाकी क्या होते हैं? लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, और इतना ज्यादा टाइम होता है बेटा कि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहां तक क्लियर है? बेटा शॉर्ट रन को अपन रिटर्न्स टू अ फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते थे। लॉन्ग रन को अपन रिटर्न्स टू स्केल या प्लानिंग होराइजन। वर्ड क्या था? प्लानिंग होराइजन। 1 मार्क में याद रखना बेटा। उसके बाद मैंने बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब मैं लॉ की बात करता हूं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहती थी भाई, पहली बात दो कंडीशन थी, आपको कहां होना है? शॉर्ट रन। भाई लॉन्ग रन में लॉ एप्लीकेबल, शॉर्ट रन में हो, कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा, बाकी को चेंज करा, तो तीन चीजें होती थी। स्टेज नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जहां पे टीपी इंक्रीज करता था एट एज अ रिजल्ट एमपी एपी बोथ, बट एमपी ज्यादा राइज करेगा एज कंपेयर टू एपी। बेटा ये स्टेज एंड होती थी जब एमपी और एपी आपस में क्या होते थे? इक्वल। और इस स्टेज के बीच में एक पॉइंट आता था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या आता था? पॉइंट ऑफ, जहां पे टीपी मैक्सिमम, सॉरी, एपी मैक्सिमम होता था और टीपी स्टॉप इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग। स्टेज नंबर 2, डिमिनिशिंग रिटर्न। टीपी इंक्रीज करता था बट एट अ डिक्रीजिंग। एमपी एपी बोथ फॉल्स, बट एमपी ज्यादा फॉल होता था एज कंपेयर टू। ये स्टेज एंड होती थी व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज। स्टेज नंबर 3, नेगेटिव रिटर्न्स। टीपी स्टार्ट फॉल, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एपी फॉल करेगा, नेवर जीरो, नेवर नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैंने आपको कॉजेज बताए थे लॉ के, याद है? इंक्रीजिंग के 3 कॉस्ट थे, डिक्रीजिंग के 3 कॉस्ट थे। भैया गेट बंद कर देना। इंक्रीजिंग के 3 कॉस्ट थे, डिक्रीजिंग के 3 कॉस्ट थे। इंक्रीजिंग के 3 कॉस्ट, नंबर 1 फिक्स फैक्टर का फुलर यूटिलाइजेशन। फिक्स फैक्टर का, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी में क्या आता है? कोऑर्डिनेशन कैसी होती है? जब मैं बात करता हूं डिक्रीजिंग रिटर्न में, वहां पे भी 3 थे। फिक्स फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसका एक और नाम था इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और कोऑर्डिनेशन कैसी? पुअर। याद है? फिर उसके बाद में क्या था? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे। बेटा किस पे गया था? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। दो लोग थे, सी डब्ल्यू कॉब, पॉल एच डॉगलस, नाम याद रखिएगा। इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। जनरली प्रोडक्शन फंक्शन था क्यू फंक्शन ऑफ के एल। क्यू स्टैंड फॉर आउटपुट, के स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर। लेकिन कॉब डॉगलस ने के और ए को कांस्टेंट बोला था, कैपिटल को सी और एल को लेबर। ये क्लियर है? उसके बाद अपन एक स्टेप और आगे गए, और लास्ट क्लास में हमने करा था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है करंटली। बेटा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको सबसे पहले डिफरेंस बताया था, व्हाट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन और व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट है वो क्या लग रही है? मिनिमम। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा जो गोल होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो हमारा आगे चैप्टर आएगा, वहां पे प्रोड्यूसर का गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और अभी हमें पढ़ना है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट है ना वो कम से कम लगती है। और इसको जानने के लिए हमें दो चीजें जाननी थी जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी। एक थी आइसोकॉन्ट कर्व और एक था आइसोकॉस्ट लाइन। याद है आपको? दो चीजें पढ़ाई थी बेटा। आइसोकॉन्ट कर्व,
आइसोकॉन्ट कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। क्या थी बेटा? जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन देके कॉम्बिनेशन देती थी कितने फैक्टर्स के बीच में, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ। अगर आप आइसोकॉन्ट कर्व का कोई भी पॉइंट लेंगे तो हर पॉइंट से आपको क्या मिलती है? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम लेवल ऑफ। याद रखेगा। फिर इसकी दो असम्पशन थी। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? सेम। 5 प्रॉपर्टीज थी। याद है? वेरी इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी। आज वो बहुत यूज होने वाली है, उस प्रॉपर्टी के बिना काम नहीं हो पाएगा। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, जो आइसोकॉन्ट कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन, ड्यू टू नेगेटिव। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, आइसोकॉन्ट कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू दी। सर कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि बेटा उसका जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? MRTS। स्लोप क्या था? MRTS, विच इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली फॉल। और आपको मैंने बताया था जब भी स्लोप फॉल होता है कॉन्वेक्स, जब भी स्लोप राइज होता है कॉन्केव, जब भी स्लोप कांस्टेंट रहता है स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्योंकि स्लोप फॉल हो रहा है MRTS, इसलिए कॉन्वेक्स बनता है। थर्ड पॉइंट, दो आईक्यू कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। जितना हायर आईक्यू उतनी ज्यादा प्रोडक्शन। और क्या आईक्यू कर्व एक्सिस को टच करता है? नेवर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट क्लास कर ली थी। ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या बोल रहा है, बोल रहा है। हाँ मैंने बताया था बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा तो रहने। अच्छा उसके बाद अपन गए थे आइसोकॉस्ट लाइन पे। अब आइसोकॉस्ट लाइन भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आइसोकॉस्ट लाइन भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी अपन प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन देखते हैं, दो फैक्टर्स के बीच में देखेंगे, लेकिन यहां पे हर कॉम्बिनेशन में आपका टोटल आउटले क्या होगा? स्पेंड। मतलब आइसोकॉस्ट लाइन में आपकी जेब में 1 रुपया नहीं बचता, जितने पैसे आपके पास है वो सारे आपको खर्च करने हैं फैक्टर्स में। दोनों में डिफरेंस ये था बेटा, आइसोकॉन्ट कर्व ना हमें वो कॉम्बिनेशन दिखाता था जो प्रोड्यूसर लेना चाहता है। जैसे मेरे को बेटा एक ना फोर्ड मस्टैंग लेनी है, मेरा ड्रीम है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। अब ये मैं लेना चाहता हूं, राइट, लेकिन क्या एक्चुअल में अभी मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं? नहीं। तो आइसोकॉन्ट कर्व आपको विलिंगनेस दिखाता है कि प्रोड्यूसर इतना मशीन लेना चाहता है, इतना लेबर लेना चाहता है, बट एक्चुअली जब लेने की बारी आएगी तो वो अपनी जेब में पैसे देखेगा ना, वो हमें शो करती है आइसोकॉस्ट लाइन। क्लियर है एकदम? आइसोकॉस्ट लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया था डेफिनेशन। लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि रेशो क्या होता है उसका? कांस्टेंट। उसका रेशो क्या था? इक्वेशन बताई थी पीके क्यू के प्लस पीएल क्यूएल इज इक्वल टू एम, राइट। उसका स्लोप बताया था पीके अपॉन में पीएल, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन में प्राइस ऑफ, हाँ, माइनस पीके अपॉन। आइसो क्वांट कर्व होता है, आइसो क्वांट QUANT, और एक होती है आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट COST। रिकॉर्डिंग में देख लेना, पता चल जाए। क्लास में बताओ आइसो क्वांट। ठीक है, यहां तक बताओ पहले, किसी को कोई डाउट? मतलब जो बच्चे आए थे, तुम्हें तो अभी लग रहा होगा सर भजन गा रहे हैं आराम से। आप लोग बताओ जिनको लास्ट क्लास में जो आए थे, एकदम क्लियर है बेटा? आज बस मुझे मैक्सिमम हार्डली 30 मिनट लेने आपको, और चैप्टर अपन खत्म करेंगे, और आज ही अपन कॉस्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा आप। अब देखो आइसोकॉन्ट कर्व पढ़ लिया, आइसोकॉस्ट लाइन पढ़ लिया, अब हम अपने मेन गोल पे जाते हैं। हेडिंग डालो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ, हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये एग्जाम्स बच्चों के कब खत्म है? 13 को सबके हो जाएंगे पक्का। आज 3 है, 10 दिन। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हेडिंग डालेंगे, या फिर बेटा हम ना इसे ऐसे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में कॉस्ट क्या लगती है? मिनिमम। तो इसको ना और करके आप लिख लो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स। नहीं, पूरी हेडिंग को प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट और करके लिख लो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब देखो भाई, आपको बेटा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं लानी। जो बच्चे पहली बार भी कर रहे थे, को समझ आए ना आए, आपको कंडीशंस तो याद हो जाएंगी, और आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली समझने से ज्यादा जरूरी है कि आपको कंडीशंस याद हो बस। क्या हो गया भाई?
चलिए अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ना कि मुझे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट चाहिए, जो बच्चे पहली बार करें आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आपको नोट्स का बहुत काम आ जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, उसमें कोई पंगा नहीं है, समझ नहीं आएगा बस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कहां पे वो पॉइंट डिटरमाइन करना है, तो बेटा इकोनॉमिक्स ने बोला कि उसके लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। कितनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है? 2। सर हमें क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट में इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ए बी सी डी करके चारों कंडीशन देगा, आपको सही कंडीशन को डिटरमाइन करना है। कोई दिक्कत? सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मैं कोई एक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं दोनों कंडीशन, राइट। 2 कंडीशन जहां पे होगी वहां पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या लग रही होगी? मिनिमम, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। सर वो 2 कंडीशन कौन सी है, समझते बेटा। बेटा सबसे पहली कंडीशन जो है ना, उसने बोला आईक्यू कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। पहली कंडीशन ने बोला आईक्यू कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यार अगर आप मेरे साथ पहले प्रॉपर्टीज पढ़कर आए हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, आईक्यू कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि एमआरटीएस क्या होता है? फॉल, उसका स्लो फॉल हो रहा था, दैट्स व्हाई आईक्यू कर्व कैसा बना था? कॉन्वेक्स। तो यार मैं इस कंडीशन को, पहली कंडीशन को और करके ऐसे बोल सकता हूं, एम आर टी एस मस्ट बी फॉलिंग। अरे भाई अगर कॉन्वेक्स बन रहा है तो एमआरटीएस फॉल कर रहा होगा ना। तो पहली कंडीशन 2 तरीके से बोल सकता है वो, कि या तो आईक्यू कर्व को कॉन्वेक्स बना दो या फिर एमआरटीएस को क्या करवा दो? फॉल। अरे अगर एमआरटीएस फॉल करेगा तो आईक्यू कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। तो दोनों घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है, समझ आ रही है? अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है सर? बेटा सेकंड कंडीशन आपसे बोल रही है, जब आप पहली कंडीशन को फुलफिल कर दोगे, पहली बात तो बीच में ना एंड है, एंड पहली भी फुलफिल करनी है, सेकंड भी। सेकंड कंडीशन आपसे बोल रही है स्लोप ऑफ आईक्यू कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। दोनों का स्लोप जो है वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। पहला आईक्यू कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा, दूसरा आईक्यू कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास प्रॉपर्टी पढ़ी है यार, आपको अभी पता है आईक्यू कर्व का स्लोप क्या होता है बेटा? अबे क्या होता है? एम आर टी एस। देखो ना यहाँ पे जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 दिख रहा है, ये रहा एमआरटीएस, नीचे क्या लिखा है? एमआरटीएस इज द स्लोप ऑफ कर्व। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं स्लोप ऑफ आईक्यू कर्व होता है एमआरटीएस। और लास्ट क्लास मैंने बताया था कि आइसोकॉस्ट लाइन का जो स्लोप होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पीके अपॉन में पीएल, प्राइस ऑफ, हाँ इन दोनों के आगे माइनस लगेगा, माइनस रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशन को, क्योंकि फैक्टर एक्स को बढ़ा रहे थे फैक्टर वाई कम हो रहा था ना, तो दोनों के आगे माइनस लगेगा। अच्छा मैं सेकंड कंडीशन को या ये बोलूं या फिर ये बोलूं, क्या दोनों का मतलब सेम रहेगा? अरे यस सर, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, और एमआरटीएस इसका स्लोप होता है, ये इसका स्लोप होता है। तो सेकंड कंडीशन को वो 2 तरीके से दे सकता है, फर्स्ट कंडीशन को भी वो 2 तरीके से दे सकता है। सर सिर्फ 2 तरीके नहीं बेटा, एक तरीका और है सेकंड कंडीशन के लिए। अब मुझे नहीं पता आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है बेटा, बट क्या आपको पता है टेंजेंट क्या होती है? व्हाट इज अ टेंजेंट? क्या होती है टेंजेंट? जो किसी चीज को एक, मेरे को एक पॉइंट पे काट दिया है लाइन ने, किसी भी चीज को, मेरे को एक चीज ने यहाँ से काट दिया, एक जगह से काटा बस, मेरी छोटी बहन है उसने मुझे यहाँ काट दिया, तो ये क्या हो गई बेटा? टेंजेंट। दीदी ने बताया कि टेंजेंट हो गई। हाँ बेटा। अरे सर क्या तुम, ये कह रहा कटता तो बहुत बुरा है, कह रहा अच्छा उसने टेंजेंट बनाया था मेरे ऊपर। मैथमेटिकल टर्म में किसको काटते हैं बेटा? कौन किसको काट रहा है? सर्कल को। ये कह रही है जब कोई काटता है। हाँ मेरे को क्यों समझ आ गया बेटा? ये सर्कल है,
जब किसी आर्क को, किसी को वो बुरा मान गया वगैरह मेरा में, जब किसी आर्क को कोई भी लाइन इस कदर काटती है कि बस एक पॉइंट पे टच होता है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। किसी आर्क को एक लाइन ऐसे काटती है, जब वो एक पॉइंट को टच करती है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। अच्छा, एक लाइन ने एक आर्क को काटा और ये जो है ये कहां पे टच हो गई बेटा, दिस इज नॉट टेंजेंट, इसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसे? और जब कोई लाइन आर्क को ऐसे काटती है कि वो दो पॉइंट को टच करती है और सेंटर को भी टच करती है, इसे बोलते हैं डायमीटर। ये तो आपको पता है ना। तो टेंजेंट में एक पॉइंट टच होता है आर्क से लाइन का, कॉर्ड में दो पॉइंट, और अगर कॉर्ड सेंटर से होकर चली जाती है तो उसे डायमीटर बोलते हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, ये ठीक है, ये तो बिल्कुल भाई साहब, ये तो ऐसा होता है, पता है मुझे, हमने भी मैथ्स पढ़ी है भाई। ठीक है, ये होता है, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो बेटा, मैथमेटिक्स में पता है क्या होता है, जब आपको दो चीजों का स्लोप इक्वल करना होता है ना, तो वहां पे टेंजेंट लगता है। मतलब जब टेंजेंट करती है ना, तो इस लाइन का और इस आर्क का दोनों का स्लोप आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। अच्छा, तो थर्ड कंडीशन को आपकी बुक में पता है कैसे लिखा है, क्योंकि हमें दोनों का स्लोप इक्वल कराना है, तो सेकंड कंडीशन को एक और तरीके से बोलता है, कहता है IQ कर्व इज टेंजेंट टू आइसोकॉस लाइन। ये आपको मैक्सिमम तरीका वो दे सकता है पूछने का। फर्स्ट कंडीशन के सिर्फ दो वेराइटी है, पहला कॉन्वेक्स बन जाए, दूसरा MRTS फॉल कर जाए। सेकंड कंडीशन को वो तीन तरीके से दे सकता है, या तो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट, या MRTS इज इक्वल टू PK अपॉन PL, या फिर आइसोकॉस्ट जो है और आइसोकॉन्ट जो है वो आपस में क्या है, टेंजेंट। कोई दिक्कत यहां तक एकदम क्लियर है बेटा, पक्का? सॉरी, नहीं वो डायग्राम नहीं बनाना, अभी मैं बनाऊंगा, ये मत करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बाकी जो बच्चे पहली बार करें उन्हें कंडीशन तो याद हो जाएगी, बस कंडीशन याद कर लो। जब आप चारों लेक्चर देख लोगे उसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, कि MRTS क्या है, PK अपॉन PKL है क्या, ये सब। अब आ जाओ बेटा एक चीज पे, अब इसी कंडीशन को ना मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको। आप मेरे साथ एक बेसिक डायग्राम बनाइए। यहाँ पे X, यहाँ पे 0, यहाँ पे Y। भाई आपका नाम क्या था? सॉरी, कुशल, कुशल, कुशब। भाई, भाई ये नोट कर लेता हूँ भाई। क्या तू आज क्लास से जाने के बाद एक बार मुझे लिख के बता दी भाई। भाई बढ़िया है बेटा। यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर X। भाई नोट करते चलिए सारा, बस बस नोट करना है। यहाँ पे अपन ने मशीन लिया था, इधर क्या आता था बेटा, फैक्टर Y, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, लेबर। अच्छा सबसे पहले मैं जो है एक आइसो कॉस्ट लाइन बना देता हूँ इधर। ये मैंने आइसो कॉस्ट लाइन बना दी, ऐसी बनती थी, लास्ट क्लास में आया था। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, और स्ट्रेट क्योंकि उसका स्लोप क्या होता है हमेशा, MRTS नहीं रे, PK अपॉन PL, उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा अब मैं ना इस आइसो कॉस्ट पे तीन आइसोकॉन्ड बनाता हूं। ये है आइसोकॉन्ड 1, ये है आइसोकॉन्ड 2। हाँ हाँ हाँ, बस वही, तुम सही चले गए वहीं पे। बस बेटा इंडिफरेंस कर्व है ना, सेम उसका ऑपोजिट होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेटिस्फैक्शन को शो करता है ना, ऐसे आइसोकॉन्ड जो होता है वो प्रोडक्शन को शो करता है। वहां पे आपने एक बजट लाइन पढ़ी थी, वो उधर का पार्ट है सेटिस्फैक्शन के लिए, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बजट लाइन का प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू होता है आइसोकॉस्ट। तो ये चीज अगर आपने यहां पढ़ ली ना, तो आपको वहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन नहीं पढ़नी। अगर आपने यहां पढ़ ली वहां मत पढ़ना, वहां पढ़ ली यहां मत पढ़ना, बिल्कुल सेम है एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने तीन आइसोकॉस्ट बना लिए, एक बजट लाइन। अब सुनो भाई सुनो, ये डायग्राम बनाया, अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहली कंडीशन ने बोला था कि IQ क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स। क्या होना चाहिए भाई, पहले मुझे बताओ, IQ 1 कॉन्वेक्स है, 2 कॉन्वेक्स है, 3 कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स है? तीनों कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट कंडीशन को तो तीनों ने फुलफिल कर लिया, क्योंकि तीनों का MRTS फॉल कर रहा है, तीनों कॉन्वेक्स बन रहे हैं। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ने बोला था कि जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल।
अब देखो स्लोप जो है ना, अगर आप देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। स्लोप इक्वल होता है जब आईक्यू और आइसोकॉस्ट आपस में कैसे हो बेटा, टेंजेंट। कैसे हो आपस में? आप देख रहे हो किसके टेंजेंट है, बी के। क्योंकि अगर आप आईसीक्यू 1 देखो तो वहां तो कॉर्ड नहीं हो रही, ए पे भी कट रहा है, सी पे भी कट रहा है, तो ये तो कॉर्ड हो गई। मैंने बताया था एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो यहां पे आईक्यू 2 जो है उसका पॉइंट बी इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि सर यहां पे एमआरटीएस इक्वल होगा पीके अपॉन पीएल। ये डायग्राम बना लीजिए। तो आपको पेपर में डायग्राम दे सकता है ऐसा, और बोलेगा कि भैया बताइए पॉइंट बी जो है वहां पे क्या होगा। हाँ जी बेटा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन बताइए, अब ऑप्शन नंबर ए तेरे को देखा है पीके अपॉन में पीएल, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माइनस पीके अपॉन पीएल, तो माइनस वाले को टिक कर दी। अगर दोनों में से ये दोनों ऑप्शन है, माइनस में ऑप्शन अवेलेबल है सेम, तो इस वाले को टिक करिए। चलिए, ये डायग्रामेटिकली समझ आया। अब इसी को शेड्यूल में समझे, आ जाओ शेड्यूल बनाओ फटाफट। सॉरी बेटा, इसके आगे हाँ, वो तो इम्प्लाइड डीम्ड है वो, कि माइनस ही होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं लगाऊं ना लगाऊं, यहाँ पे आप लेके चलना हमेशा लगेगा। अच्छा, अब इसको ना मैं शेड्यूल से समझाता हूँ। पहले सारे शेड्यूल बना रखे थे मैंने, कॉम्बिनेशन लो ए बी सी डी ई। आपको याद है यहाँ पे मैंने लिया था फैक्टर एक्स, जो की था मशीनरी। लास्ट क्लास मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था, संध्या जी का। आज आई नहीं है संध्या जी, चलो कोई नहीं। मशीनरी लेबर। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो ना, पहले सबसे पहले एग्जांपल में एक मशीन पे आप 12 लेबर लगा रहे थे, ऐसा आप लगाना चाह रहे थे कि यार एक मशीन लगा दूं, 12 लेबर लगा दूं, प्रोडक्शन मस्त करके होगा। अभी आपकी विलिंगनेस है राइट। आपने कहा एक काम कर सकते हैं हम ना, मशीन 2 कर देते हैं। तो आपको पता है यार, अगर आप मशीन को बढ़ाओगे फैक्ट्री में तो आपको लेबर को कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आपने 2 मशीन पे 8 लेबर कर दिए, ये भी हो गया था। अच्छा, उसके बाद अपन ने मशीन 3 करी थी, लेबर 5, 4 पे 3 और 5 पे 2। समझ रहे हो? ये आइसोकॉन्ट के कर्व के पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये कॉम्बिनेशन बन गया ना। अच्छा, हो क्या रहा था, हर कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा था, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप मेरे लिए प्लीज यहां पर MRTS निकालेंगे? MRTS का फॉर्मूला याद है आपको, लॉस ऑफ इनपुट अपॉन में गेन ऑफ इनपुट। MRTS निकाल दो, पहले लेवल पे डैश होता है, उसके बाद निकालिए लॉस अपॉन में गेन। कितने यूनिट्स का लॉस हो रहा है उसे ऊपर रखो, कितने यूनिट का गेन हो रहा है उसे नीचे रखो। जल्दी से बताओ भाई, MRTS क्या आ रहा है? लास्ट क्लास करवाया था सेम क्वेश्चन, 4:1, 3:1, 2:1। इसका मतलब पहले एक मशीनरी लाने के लिए आप कितने लेबर सैक्रिफाइस करे थे, तो रेशो हो गया 4:1। फिर एक मशीन लाने के लिए आपने अगले लेवल पे कितने लेबर सैक्रिफाइस करे, 3:1। एक मशीन लाने के लिए आपने कितने लेबर सैक्रिफाइस करना चाह रहे हो, 2:1, और लास्ट में 1:1। बेटा मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो MRTS होता था, MRTS, अरे जो MRTS होता था, ये शो कर रहा था, एक, आप लिख लो नीचे, ऐसे लिख लो इसे, एक मशीन को लाने के लिए प्रोड्यूसर कितने लेबर सैक्रिफाइस करना चाहता है। करना चाहता है का मतलब था विलिंगनेस, राइट। MRTS का मतलब होता है एक मशीन को लाने के लिए
वो कितने लेबर को सैक्रिफाइस करना चाहता है, और आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली वो रेट कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अपन एक काम करते हैं, अगर आप देखो तो लास्ट क्लास में मशीनरी कितने की आ रही थी यार, 200, लेबर कितने का आ रहा था, अब समझना, यहां पे संध्या जी एक मशीन को लाने के लिए कितने लेबर सैक्रिफाइस करना चाहती है, 4। मतलब संध्या जी ने प्लान बनाया था कि एक मशीन मिल जाए और मैं अपनी फैक्ट्री से 4 लेबर को छोड़ दूंगी, लेकिन जब वो मशीन लेने के लिए मार्केट में गई ना, तो उसने बोला यार ये वाली मशीन कितने की है, भैया ने बताया 200 की, उसने कहा मेरे लेबर है 100 के, तो अगर मुझे एक मशीन को लाना है 200 रुपए की, तो उसे 4 लेबर छोड़ने पड़ेंगे या 2 लेबर, 2 लेबर। मतलब एक्चुअल में तो एक मशीन को लाने के लिए उसे कितने लेबर छोड़ने हैं ये उनके प्राइस पे डिपेंड करेगा। भाई एमआरटीएस तो ये दिखाता था आप क्या चाहते हो, बट आपके चाहने से मार्केट नहीं चलती ना, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीके अपॉन में पीएल। ये क्या है सर, ये है स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। और अगर आपको याद हो तो हर बार एक लेबर लाने के लिए, सॉरी एक मशीन लाने के लिए उन्हें कितने लेबर जोड़ने थे, 2। तो रेशो आ रहा था 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। अब भाई सीधी सी बात बता दो कंडीशन बताई थी, ये ड्रॉ करने के बाद 2 कंडीशन, पहला एमआरटीएस क्या होना चाहिए, फॉल, इस चीज में एमआरटीएस फॉल कर रहा है, 4 3 2 1 कर रहा है ना। सेकंड कंडीशन एमआरटीएस और पीकेपीएल क्या होने चाहिए आपस में, इक्वल। कहां पे इक्वल है भाई बताना, कॉम्बिनेशन। तो आप पता है क्या बोलोगे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये वाला, आप बोलोगे ये है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, आप बोलोगे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में वो 4 मशीन लेगा, 3 लेबर लेगा, और इस कॉम्बिनेशन डी से उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, मिनिमम। यहां तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा तेज बेटा, 2:1 कैसे हुआ, पहले ना ये दीदी सोच रही थी जो संध्या थी, वो कहती कि सर मैं ना एक मशीनरी को लाने के लिए 4 लेबर को छोड़ सकती हूँ, एक संध्या करके लास्ट क्लास थी, तो रेशो 4:1 आ गया लॉस अपॉन में गेन करके। लेकिन जब संध्या मार्केट में गई ना, और मार्केट में उसने देखा कि उसने बोला भैया ये वाली मशीन कितने की है, भैया ने बोला 200 रुपए की मशीन भी है, तो और उसको लेबर की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए की, तो अगर उसे 200 रुपए की मशीनरी लानी है तो 100 रुपए के कितने लेबर छोड़ने पड़ेंगे, 2। 200 की मशीन आएगी तो 100 के 2 लेबर जाएंगे ना। तो आइसो कॉस्ट लाइन का जो स्लोप होता है वो कहता है कि प्राइस ले लो कैपिटल का, डिवाइड में प्राइस ले लो लेबर का। मशीनरी थी 200 रुपए की, लेबर था 100 रुपए का, तो हर बार रेशो आएगा 2:1, यानी एक मशीन के लिए आपको कितने एक्चुअल में लेबर सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, 2। एमआरटीएस हमें दिखाता था एक मशीन के लिए आप कितना करना चाहते हो, पीके अपॉन पीएल दिखाता है एक मशीन को लाने के लिए प्रोड्यूसर एक्चुअल में कितने लेबर सैक्रिफाइस करेगा, और वो कितने करेगा ये डिपेंड करता है प्राइजेस पे। हमारे एग्जांपल में हमेशा 2:1 ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो मैंने आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की, आपको तो देखो दोनों कंडीशन जाननी है भाई, बस सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही है, यहीं खत्म हो गया। डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया, बी पॉइंट पे आएगा जब टेंजेंट होता है, शेड्यूल वाइज मैंने बता दिया, ये मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है बेटा। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत डाउट्स होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा एमआरटीएस क्या होता है, तो बेटा वो बहुत बेसिक में हमने समझाया था, तो प्लीज आपको लेक्चर ही देखने पड़ेंगे, अदरवाइज ट्रैक बड़ा अलग चला जाएगा अगर मैं समझाने पाया तो। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, स्पेशली आपको थोड़ा बहुत, ठीक। हाँ जी हाँ जी, नोट करिए प्लीज। और ये नोट करने के बाद चैप्टर खत्म हो गया, बस एक लास्ट हेडिंग बची थी, मैंने आपको बताया था, आपको था हमने शॉर्ट रन कराया, लॉन्ग रन नहीं करा, तो जिसका ये हो गया हेडिंग डालो लॉन्ग रन, या और करके लिखो रिटर्न टू स्केल, या फिर प्लानिंग होराइजन, जल्दी से लिखो भाई। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी अपन सब अभी निपटा देते हैं। दीपक भाई, प्रियंका, सैमसंग भाई, आपको कोई दिक्कत, क्या बोलूं,
ये सैमसंग है, ये भाई है, बस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बस भाई। हाँ जी, लॉन्ग रन, रिटर्न टू स्केल या प्लानिंग ओरिजिन। लात मार दो बेटा। कर लिया आपने महक के नोट? महक नाम था ना तुम्हारा? हेडिंग डालो भाई, रिटर्न टू स्केल, प्लानिंग होराइजन, या इसी को बोलते हैं लॉन्ग रन। अब ये ऑल दो आपके कोर्स में इतना डेप्थ में नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आपके सिलेबस में मेन जो है वो शॉर्ट टर्म का ही है। एक आधी बार इससे ना एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभार, बहुत कम चांसेस है, बट कर लो। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट आप सबको पता है ऑलरेडी, मैंने बता रखा है बेटा। रिटर्न्स टू अ स्केल, जिसे हम प्लानिंग ओरिजिन या लॉन्ग रन बोलते हैं, इसमें सबसे पहली चीज लिखते रहना साथ साथ, टाइम पीरियड जो है इज टू लॉन्ग। मतलब भाई साहब टाइम की कमी नहीं, अंधा टाइम है बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं टाइम की। और क्योंकि टाइम की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं आपको बोलूं 10 साल बाद प्लांट लाना है नया, ले आओगे? 10 साल बाद लाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करोगे, ले आओगे? 10 साल बाद लेबर लाना है, अरे सर लेबर तो कल के कल आ जाता था, है ना? क्योंकि टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग। तो यहां पे सेकंड चीज जो आपको याद रखनी थी, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। बेटा अगर आपको याद हो, शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता था, शॉर्ट रन में टाइम कम होता था, तो कम टाइम पे क्या मैं कल के कल 10 करोड़ का नया प्लांट ला सकता हूं? नहीं। तो वहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते थे और बाकी चेंज करते थे। लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल। अब सर ये होता क्या है समझो बेटा, लाइन के सेंटर में आप हेडिंग डालो, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल या लॉन्ग रन, प्लानिंग ओरिजिन, जो भी बोलो। और बेटा इसमें ना 3 स्टेजेस होती है, सर हमें पता है, हमने सर वहां पे भी देखा था। 3 स्टेज कहां देखी थी आपने? शॉर्ट रन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। वैसे यहां पे बेटा 3 स्टेज होती है, थोड़ी सी अलग होती है बस। बेटा पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी। स्टेज नंबर 1 को, लॉन्ग रन वाले में स्टेज नंबर 1 को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड स्टेज, अच्छा सेकेंड स्टेज वहां क्या होती थी? डिमिनिशिंग। यहां पे होती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग हो गया, कांस्टेंट हो गई, और थर्ड आती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। लॉन्ग रन में 3 स्टेजेस होंगी। लॉन्ग रन क्या होता है? टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। 3 स्टेज, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। अब सिंपल शब्दों में आपको बस इतना समझना है, इतना समझना है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल में a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। सर ये a प्लस बी क्या है, 1 क्या है, ऐसा समझ नहीं आ रहा बेटा, आप लिखो बस, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल में a प्लस बी इज लेस देन 1। सर आप पता है सर, मम्मी को तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या बता रहे हो? a प्लस बी क्या है? 1 से ज्यादा, इक्वल, कम, ये हो क्या रहा है? बेटा यहां पे ना जो 1 है ना, 1, उसको मैं अज्यूम कर रहा हूं
इनपुट। 1 को क्या रिप्रेजेंट करवा रहा हूं मैं? इनपुट। इनपुट्स का मतलब जो आप फैक्टर्स दे रहे हो, मशीनरी, लेबर, जो भी आप फैक्टर्स दे रहे हो, और ये जो ए प्लस बी है इसको मैं अज्यूम करवा रहा हूं आउटपुट। अब आप देखो, अब आपको समझ आएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल में आप इनपुट दे रहे हो 1 का, बट जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? मोर देन 1। अगर आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू जितना आपने इनपुट दिया, मान लो आपने इनपुट दिया 100% और आउटपुट जनरेट हो गया 120% से, कौन सी स्टेज पे हो? इंक्रीजिंग रिटर्न। आपने इनपुट दिया 50%, आउटपुट जनरेट हुआ 60%, कौन सी स्टेज? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जितना आप इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट जनरेट होता है। और ये बताते ही आप शायद दोनों स्टेज खुद भी समझ गए। कांस्टेंट में क्या होगा? इनपुट का प्रोपोर्शनेट इज इक्वल टू, अरे अगर मैंने इनपुट 10% से बढ़ाया और मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो आउटपुट कितने से बढ़ा होगा? 10 से। क्लियर है? ऐसे मजे लेगा बस स्टेटमेंट में। डिक्रीजिंग में आपने इनपुट दिया 10% का, लेकिन आउटपुट जो जनरेट हुआ वो 10 से कम, यानी 8, 7, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है? ये बोलते हैं बेटा रिटर्न्स टू अ स्केल। बस इतना ही है, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 स्टेज होती है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में आउटपुट जनरेट होता है मोर देन इनपुट, कांस्टेंट में आउटपुट जनरेट होता है इक्वल टू इनपुट, और डिक्रीजिंग में आउटपुट जनरेट होता है लेस देन इनपुट। तो पहले वाले में लिख लो, इंक्रीज in output is more than, increase in output is more than proportionate increase in the factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इनपुट्स। इनपुट्स हो गए। तो कह रहे भैया जो आपका आउटपुट का इंक्रीज है वो ज्यादा है अगर इनपुट के इंक्रीज से, तो आप इंक्रीजिंग पे हो। अच्छा यहां पे भी सेम आएगा, बस एक चीज करना, जो मोर देन वर्ड है उसकी जगह इक्वल्स टू, उसकी जगह क्या आएगा? इनपुट 1 से बढ़ाया, आउटपुट भी 1 से बढ़ा, कॉन्स्टेंट। और यहां वाले पे मोर देन इक्वल्स टू के बाद लास्ट क्या गया? लेस देन। मतलब सेम लिखना है आपको, इंक्रीज इन इनपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप पूरा लिखिएगा, ये शॉर्टकट मत करना भाई साहब, मत करना है, पूरा लिखना। वैसे मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो पहले लिख दिया होगा शॉर्टकट, लिखा ना, बेशरम। इसी के साथ प्रोडक्शन चैप्टर होता है समाप्त। किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्शन तो हमारा डन हो गया भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए बेटा, और 3 मिनट बाद दोबारा इससे जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। 3 मिनट ब्रेक, बाहर नहीं जाना, यही बैठ जाओ। ये नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया है तो बेटा ऊपर अपन आते हैं थोड़ा सा। आपको याद है मैंने आपको यूनिट 3 करवाया था स्टार्ट सबसे पहले, है ना? यूनिट 3 करा था हमने, पांचों में से सबसे पहले यूनिट 3 करा था। यूनिट 3 में हमें जो करने 4 चैप्टर करने, उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो क्या है ये हमने डन कर लिया। अब अपन चैप्टर नंबर 2 जिसको क्या बोलते हैं अपन, वो कर रहे हैं। कॉस्ट में आपकी 3-4 क्लास लगेंगी, रेवेन्यू में 1 क्लास, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में 1 क्लास, और उसके बाद आपका यूनिट 3 का टेस्ट होगा। फिर अपन जाएंगे यूनिट 4, यूनिट 5। हाँ छोटी है यूनिट, इंडिविजुअल चैप्टर का लो अकेले, एक एक क्लास का ले लेता हूँ, जो आज पढ़ा है उसका एक टेस्ट, अगली क्लास का अगले अगला टेस्ट। चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट डाल लो। अब सारे बच्चे, अब भाई फोकस से तुम भी नोट बनाते चलना। अब न्यू चैप्टर, अब कुछ कनेक्टेड नहीं है।
हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ